हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमरीश आप सभी का ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता चल गया होगा कि बोर्ड पेपर की तिथियां आ चुकी हैं। 18 फरवरी से आप सभी के बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, सभी को पता चल गया होगा। ठीक है। और आपका जो इतिहास का पेपर है वो 21 फरवरी को है। कब है? 21 फरवरी को है। इसी क्रम में आप लोगों की डिमांड पर हम आज लेकर आए हैं कि कापियां कैसे लिखें। बोर्ड पेपर की कापियां कैसे लिखे, इसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, सर कापियां कैसे लिखे, प्रश्न पत्र को कापी पर उत्तर पुस्तिका पर कैसे हल किया जाए। तो इन सभी प्रश्नों को देखते हुए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हम कापी कैसे लिखें जिससे हम बहुत ही अच्छे अंक अर्जित कर पाए। अर्थात हम आकर्षक कापी, एकदम स्वच्छ कापी कैसे लिखें। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एकदम आकर्षक और अच्छे तरीके से कापी कैसे लिखे जिससे हम अपने पेपर में बहुत अच्छे अंक अर्जित कर पाए। ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों की डिमांड पहले थी कि सर ये बताइए कापी कैसे लिखा जाए। तो आज हम बहुत जल्द ये लेकर आ गए हैं कि कापी कैसे लिखी जाए। आइए देर ना करते हुए हम समझते हैं कि कापियां कैसे लिखी जाए, इतिहास की मेनली कापी। तो सबसे पहले थोड़ा प्रश्न पत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि ये तो हालांकि आपको पहले से पता है कि जो समय मिलता है उसमें कितने 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। और ये इतिहास 2026 बोर्ड पेपर के लिए डिजाइन किया गया पेपर है। ठीक है। और यहाँ पर पूर्णांक कितना है? पूर्णांक 100 नंबर का। तो बोर्ड पेपर के जो भी कक्षा अगर 12 की बात करें, इंटर की बात करें, तो उसमें जो भी पेपर होते सभी कितने नंबर के होते हैं? सभी 100 नंबर के होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में टोटल 5 खंड हैं। उसमें पहले कितने 10 विकल्पी होते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद कौन से प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां। अर्थात क्या होगा, उसमें तिथियां दी गई होंगी और आपको बताना इस तिथियों से संबंधित कौन सी घटनाएं हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक इसी प्रकार उसके बाद 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न है और आपको मानचित्र दिया जाएगा। उस मानचित्र में आपको प्रश्नों को दिखाना है। अच्छा, उसमें क्या करना, आपको सही उत्तर लिखना है और सही स्थान पे दर्शाना है। अगर सही उत्तर लिखेंगे तो उसका 1 नंबर, 1 नंबर तो 5 प्रश्न है, 5 नंबर वो मिलेंगे। और अगर सही स्थान पे दर्शा देते तो 5 नंबर, उसके टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं? सिर्फ मानचित्र से संबंधित आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि उत्तर पुस्तिका कैसे लिखें एकदम बहुत व्यवस्थित तरीके से। अगर इस प्रकार आप उत्तर पुस्तिका लिखते हैं तो मान के चलिए आपके नंबर कितने 95 प्लस इतिहास में जाने वाले, 95 प्लस इतिहास में जाएंगे, 97 98 नंबर जाएंगे एकदम व्यवस्थित तरीके से। एक एक पॉइंट कामा बताया कहाँ पे लगाना, क्या करना, एकदम व्यवस्थित तरीके से कैसे आकर्षक कापी लिखे सब बताया जाएगा। जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे विकल्प दिया कि ये हमारे पास प्रश्न पत्र ऐसे होगा, ये प्रश्न पत्र दिया होगा और उसमें कहा गया होगा बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। अभी हम देखते हैं कि इसको हम उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखे। जैसे खंड आ दिया गया, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 है कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था कब? 1920, 1925, 1930, 1928। तो आपको पता है इसमें सही कौन सा हो जाएगा? 1925। लेकिन बात है अब इसे हम उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखें। तो अब जरा देखते हैं कि उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखा जाए। उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां देख लिए, अब खंड आ लिख रहे हैं तो उत्तर पुस्तिका पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे खंड आ। क्या लिखेंगे? खंड आ। वो भी स्केच से लिखना है, मोटे मोटे स्केच से लिखना है। स्केच से लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडरलाइन पटरी की सहायता से। और यहां पर लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से प्रश्न लिखेंगे? इसके बाद हम लिख देंगे खंड आ, लिख दिए हैं। उसके बाद हम यहां पर जस्ट इसके नीचे लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और उसे भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। कौन सा? प्रश्न उत्तर नंबर। मान लेते हैं ये अगर हम नीले स्केच से लिखे हैं तो उसके जस्ट नीचे काले स्केच से हम अंडरलाइन पहले एक लाइन करेंगे, फिर जस्ट नीचे एक उससे बड़ी थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। अब प्रश्न उत्तर नंबर, जैसे आपको पता है कि पहले का उत्तर कौन था? पहले का उत्तर उसमें देखे थे 25, 1925 था। तो आप लिख देना है खा के साथ 1925 लिख देना।
फिर से देखते हैं जरा, आप अब पेपर देखें तो दूसरा कह रहा है एस आर राव द्वारा 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ हुआ? किस स्थान का उत्खनन कार्य क्या हुआ, आरंभ हुआ? तो इसके बारे में बताना है। तो अगर हम इसके बारे में देखें, जैसे किस स्थान पर आरंभ हुआ, तो अगर मान लेते इसका दूसरे का अगर उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर, और कौन से स्थान पर? लोथल में। तो इसके बाद जरा देखिए, लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या या प्रश्न उत्तर नंबर, जो भी लिखना चाहो। संख्या थोड़ा और ज्यादा सही है, दो दो हो जाएगा, और यहां पर कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई समस्या यहां तक समझ में आया? लोथल आपको एकदम व्यवस्थित लिख देना है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विकल्पी नंबर 3 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो हमें पता अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है? चाणक्य, जिन्हें क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। कौन है? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं, वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से। अब इसे कैसे लिखना है? तो जरा देखिए, इसे लिखने के लिए आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर नंबर 3 था तो उसमें क्या कर देना था? प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर चाणक्य लिख देना था और ब्रैकेट में कौटिल्य। कौन सा? खा नंबर, तो खा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें चौथे में पूछ रहा रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता आपको पता है वेद व्यास, कौटिल्य, तुलसीदास, वाल्मीकि। तो कौन है? वाल्मीकि है। तो आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर नंबर जो दिया है प्रश्नोत्तर नंबर 4, उसमें वाल्मीकि घा ऐसे एकदम स्पष्ट लिख देना है। इसमें क्या कर देना है? एक एक गैप दे देना है, एक एक लाइन का गैप दे देना है। तो यहां तक हो गया कि रामचरित के रचयिता कौन, रामायण के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास, कौटिल्य, तुलसीदास, वाल्मीकि। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वाल्मीकि सही हो जाएगा। अब वाल्मीकि सही तो कैसे लिखेंगे? एकदम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है? वाल्मीकि। कौन सी? घा नंबर, तो घा नंबर। अब क्या करना? एक लाइन का गैप दे देना है, अगले लाइन में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। अब जैसे देखते हैं क्या है, अगर 5 में देखे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा महावीर का जन्म स्थान है या था? तो महावीर का जन्म स्थान अगर देखे कुंडग्राम, राजगिरा, पाटलिपुत्र, मिथिला। तो इसमें कौन सा सही हमें पता है? कौन सा सही है? इसमें कुंडग्राम सही है। कौन सा सही है? कुंडग्राम सही है। तो अगर कुंडग्राम सही है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। कौन सा? का, और का कौन सा है? कुंडग्राम, ऐसे व्यवस्थित लिखा गया। अब उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर अगला अगर देखें तो अगला क्या कह रहा प्रश्न? कह रहा सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो इसमें 1827, 1828, 1829, 1830 है। तो हमें पता है इसमें सही आंसर कौन सा है? 1829 है। तो अब इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर संख्या, या प्रश्नोत्तर संख्या लिख दें या नंबर लिख दें, ठीक है। और इसमें कौन सा गा वाला सही हो जाएगा? तो गा वाला सही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर गा वाला 1800 कौन सा? 29 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर अगर देखें या विकल्पी नंबर हम कौन सा देखें? विकल्पी नंबर 7 देखें। कह रहा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 1173। उसके बाद 1235 है, 1265 है, 1300 कौन सा है? 25 है। तो इसमें आपको पता है कौन सा सही हो जाएगा? का सही हो जाएगा, 1373 हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 7। ये एकदम इसके से व्यवस्थित लिखना है। जैसे यहाँ पर ये लिखाया गया है, कापी में आप देख सकते हैं क्या लिखाया गया है? प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या 7। आप मान लीजिए, मान लेते इसे ब्लैक स्केच से लिखे तो पटरी की सहायता से आप इसके बाद ब्लू या नीले स्केच से अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से। एक लाइन यहां तक और जस्ट इसके नीचे एक और लाइन इससे थोड़ा सा बड़ी खींच देंगे। और उसमें कौन सा सही था? का 1173। तो लिख देंगे का कौन सा हो जाएगा? 1173 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 है विकल्पी का। कह रहा विजयनगर साम्राज्य कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमें पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? का सही हो जाएगा। अब लिखना कैसे है? तो जरा देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या। क्या लिखना है? प्रश्न उत्तर संख्या। कौन सा हो जाएगा? प्रश्न उत्तर संख्या हो जाएगा 8। उसके बाद फिर से अंडरलाइन कर देना अच्छे से पटरी की सहायता से, और यहां पर लिख देना का में 1936 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 नंबर विकल्प भी देखे तो क्या लिखा? आलमगीर नामा लिखा था। आलमगीर नामा किसने लिखा था? तो इसमें किसने लिखा था अगर देखे तो मोहम्मद काजिम ने। किसने? तो सबसे लास्ट वाला सही हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा? 9, और घा का ये मोहम्मद काजिम सही है, तो मोहम्मद काजिम। अच्छा, आपको क्या करना, जब प्रश्नोत्तर नंबर लिखना उसके बीच एक लाइन छोड़ देना है, फिर अगला जब शुरू करेंगे फिर एक लाइन छोड़ देना, एकदम व्यवस्थित लिखना है। यहाँ पर अंडरलाइन कर देना। अगर ये काले स्केच से लिखे हो तो इसे ब्लू या नीले स्केच से अंडरलाइन 2 लाइन ने एकदम अच्छे से पट्टी की सहायता से खींच देना है। इसके बाद अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो 10 नंबर विकल्पी है, तो 10 नंबर विकल्पी में कहा है स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और कौन है? लॉर्ड ब्लेजली है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार आ गया है, और लॉर्ड हेस्टिंग है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा? कॉर्नवालिस है। तो इसमें ये या तो सही कर दो, चूंकि दो एक ही ऑप्शन है, तो या तो ये वाला लिख दो या ये वाला लिख दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 10, और उसका अगर का लिख रहे हो तो यहाँ पर का लिख देना, अगर गा लिख रहे हो तो गा लिख देना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर पटरी की सहायता से। अब जितने विकल्पी प्रश्न थे वो तो समाप्त हो गए। अब कौन से आए प्रश्न? अब आए हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो उससे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लिखेंगे खंड खा। कौन से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं? खंड खा के। और खंड खा के जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं उसमें लिख देंगे, मान लेते इसे नीले स्केच से लिखे तो काले स्केच से एक लाइन ये खींच दिए, और जस्ट इसके पटरी की सहायता से इसे थोड़ा सा बड़ी लाइन खींच देंगे, एकदम आकर्षक कापी लगे, व्यवस्थित कापी लिखे, इसे थोड़ी सी बड़ी कापी लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद बीचों बीच में ये हेडिंग लिखेंगे। कौन सी हेडिंग लिखेंगे? अति लघु उत्तरी प्रश्न। कौन सी? अति लघु उत्तरी प्रश्न। और अति लघु उत्तरी प्रश्न लिखने के बाद मान लेते नीले स्केच से लिखे तो काले स्केच से अंडरलाइन कर देना। उसके जस्ट बाद लिखना है, क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी? 11 लिखनी। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिए, अगर प्रश्न देखिए तो क्या है इसमें? प्रश्न कह रहा है कौन सा? ये। तो इसमें प्रश्न ये है कि धौलावीरा पुरा स्थल जो है का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर जब लिखेंगे तो ये लिख देंगे, उसके बाद ये लाइन छोड़ देना, इसमें लिखना है, लिखना धौलावीरा का पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम 1990 में आरएसबी द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, आरएसबी द्वारा प्रारंभ किया गया था। समझ में आया? अच्छा, ध्यान रखना, इसमें एक लाइन 2 लाइन में और 10 शब्दों में बोलता है तो आप 2 लाइन तक लिख सकते हैं। 3 लाइन हो गया तब भी कोई समस्या नहीं है। अब इसमें अगर 12 नंबर देखे तो क्या कह रहा है? कह रहा है सैंधव सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। अब कैसे लिखना है? तो आपको लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर कौन सा? 12 या संख्या। उसके बाद इस सभ्यता के दौरान शहरों के 2 भाग, एक तो दुर्ग जो शासक वर्ग के लिए था, और दूसरा निचला शहर जो आम लोगों में विभाजित था। इसके बाद किया गया था, इस सभ्यता में नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखो कैसा यहाँ पर ये किया गया, नगर नियोजन का कैसा व्यवस्थित रूप यहाँ पर किया गया। सड़कें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं, और वहां पर 2 प्रकार के मकान बनाए जाते थे, एक तो दुर्ग वाले और एक निचले शहर। दुर्ग में राजा लोग या धनी लोग रहते थे, और निचले शहर में आम लोग रहते थे। अच्छा, नालियों का भी जाल बिछा हुआ था, मतलब व्यवस्थित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से पानी निकासी की व्यवस्था थी। उसके बाद हर घर से निकलने वाले पानी जो मिलती थी नदियों पर, उसमें चला जाता था नालियों में। एक बड़ी नाली होगी और छोटी छोटी नालियों से उनका विस्तार किया गया था। भवन पक्की ईंटों के बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न अगर 13 नंबर देखें तो 13 में देखिए, कह रहा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कौन सी रचना? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या, एकदम व्यवस्थित।
प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है? प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है? 13। और इसमें लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। जो कौन थे? हरिशेन ने की थी। ये किसके कवि थे? किसके ये राज कवि थे? तो ध्यान रखना ये समुद्रगुप्त के थे। और रचना किसने की थी? हरिशेन। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो आप ध्यान रखना किसने की थी? हरिशेन, जो राज कवि थे। और किसके? सम्राट समुद्रगुप्त के। ठीक है। अगला अलवार है और नैनार। आप ये दो सुने होंगे शब्द, अलवार और नैनार। तो जो अलवार होते हैं वो किसके भक्त थे? अलवार जो हैं वो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, और नैनार जो होते हैं भगवान शिव के भक्त होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। इसमें कह रहा कि अलवार तथा नैनार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें कैसे लिखना है कि अलवार वैष्णव भक्त हैं, मतलब विष्णु, भगवान विष्णु के भक्त हैं। इनकी संख्या 12 है। इनमें त्रि, मेगोई, पेंग, पेरियंग, अंडाल, नामा, नम्मा, लवार प्रमुख थे। और नैनार जो है शिव भक्त हैं। इनकी संख्या कितनी है? 63 है। और इनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो लिखना कैसे? प्रश्नोत्तर नंबर 14 में लिखना है। अच्छा, अब 15 में देखिएगा। कह रहा ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण दस्तकारों की इनकी विशेष सेवाओं के अदायगी किस प्रकार की जाती थी? इसके दो तरीके। तो लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए फिर कॉपी पर जाएंगे, तो कॉपी पर जाएंगे, वहां पर क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर संख्या कौन सा? 15 लिखेंगे। ग्रामीण दस्तकारों को फसल की कटाई के समय उपज का एक निश्चित भाग दे दिया जाता था। अगला, कुछ गांव में जमीन का एक टुकड़ा दस्तकारों को दे दिया जाता था। और उसके बाद क्या होता था? महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। जिस पर अधिकार, कैसा अधिकार होता था? पुश्तैनी, मतलब पहले का हमारा है। ठीक है। आगे अगला, अगर प्रश्न नंबर 16 देखें तो 16 क्या कह रहा है? यहाँ पर 16 अगर हम देखें, 16 यहां पर क्या कह रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड कौन सा है? गा है। कह रहा बाबर ने संस्मरण बाबरनामा में हिंदुस्तान में किसानों की बस्तियों के बसने और उजड़ने का वर्णन किस प्रकार किया गया? अब कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहां पर देखिए ये समाप्त हो गए। अब कौन से प्रश्न आ रहे हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं? लिखेंगे इसके इसकी सहायता से अच्छा सा क्या लिखेंगे? लिखेंगे खंडगा, खंडगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? खंडगा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न में हेडिंग अच्छे से। उसके बाद अब इसका उत्तर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या, क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या 16, जैसे ये लिखा गया। क्या बताया गया इसमें? तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर खंडखा लिखना है। उसके बाद इसके से बढ़िया से लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है? लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 16 लिख देना है। ठीक है। उसके बाद अब इसका उत्तर देखें तो किसानों की बस्तियों का बसना, किसानों की बस्तियों का बसना और उजड़ना हिंदुस्तानी कृत समाज की एक खासियत थी। और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर एक लम्बे में ही वीरान हो जाते थे और बस जाते थे, मतलब ये तुरंत बस जाते थे और उजड़ भी जाते थे। इसके बाद वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बंदिशों से छोड़कर चले जाते थे, तो वह यह काम कुछ इस तरह करते थे कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता था। दूसरी ओर अगर वह किसी जगह पर बसना चाहते थे तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती थी। ठीक है। ये कहां से लिया गया है? ये बाबरनामा में बताया गया है। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग, मतलब बहुत ज्यादा आबादी, इसके बारे में बता दिया गया बाबरनामे, उस समय की बात है। लोग उमड़ते चले आते हैं, वह एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ती है। घास की बहुआयत में पाई जाती, मतलब बहुत ज्यादा घास पाई जाती है। जंगल अपार हैं। झोड़िया झपोड़िया झप
झोपड़ियां बनाई जाती हैं और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे लिखना है। अच्छा, कितनी लाइन में लिखा गया, एक दो तीन। तो आप कोशिश करेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं उनके उत्तर तो लगभग नहीं ज्यादा तो आधे पेज में तो होना ही चाहिए, आधे पेज से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे ही व्यवस्थित लिखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया, अगर आपको आधे पेज में इसी को बनाना है तो आपको क्या करना, थोड़ा सा बड़ा लिखना, थोड़ा दूर दूर कर देना है। तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात लाइनें हैं, लगभग ये 10 लाइनों में बन जाएगा। ऐसे यही उत्तर बनाया जा सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो 17 में क्या कह रहा, कह रहा 1857 की क्रांति में, क्रांति का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जब भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो उस समय जो क्रांति हुई थी उससे भारतीय इतिहास में क्या महत्व। अब कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी, 17। 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का रोष एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में फूटा, जिसमें सेना ने क्या कर दिया, सेना ने विद्रोह कर दिया। सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह, जगह जगह पर विद्रोह कर दिया। जैसे आप देखेंगे तो मेरठ में विद्रोह हो जाता है, और कहां पर, जमशेद और जगदीशपुर में विद्रोह हो जाता है जो बिहार में पड़ता है, और कहां पर, झांसी में विद्रोह हो जाता है। जगह जगह पर विद्रोह हो जाता है। अच्छा, इसमें ज्यादातर अगर देखें तो विद्रोह, इसमें इस विद्रोह में सैनिक बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और तात्कालिक कारण तो आप जानते हैं, गाय और सुअर की चर्बी वाला मामला, जिसमें मंगल सिंह पांडे द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक है, तो इसको जरा एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 1857 में अंग्रेज के विरुद्ध भारतीयों का एक रोज सशस्त्र विद्रोह के रूप में फूटा, जिसमें भारतीय सेना की मेरठ स्थित छावनी, सैनिक झांसी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, तात्या टोपे, अवध की बेगम, अवध से कौन था, अवध से बेगम हजरत महल, और जगदीशपुर से कौन था, जगदीशपुर के कौन थे, जगदीश कुंवर सिंह, कौन थे, कुंवर सिंह सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानी ने भाग लिया। ध्यान रखना कहां से कौन भाग लिया, एक बार फिर से देख ले। सबसे पहले मेरठ छावनी के सैनिकों ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब और दात्या टोपे, अवध की बेगम हजरत महल और जगदीशपुर, ये कहां पर पड़ता है, बिहार, वहां से किसने भाग लिया था, कुंवर सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, आदि ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपील की थी। यद्यपि यह विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया, क्योंकि यह पहले से संगठित नहीं था, पहले से नियोजित नहीं था, और इसमें पहले से यह कंफर्म नहीं था कौन कौन से लोग शामिल हो गए, क्योंकि इसमें गांवों के लोग शामिल ही नहीं हो पाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत में जो जनता है वो गांवों में निवास करती, गांधी जी का ये वाक्य है कि भारत में अगर देखें तो जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं, और ये आंदोलन गांवों तक फैल ही नहीं पाया, और इस आंदोलन की पहले से कोई तिथि निर्धारित नहीं थी, इसलिए ये बड़ा रूप नहीं ले पाया और अंग्रेज इसको दबाने में सफल रहे। इसके बाद इसमें एक भारतीय, इसके बाद यद्यपि इस संग्राम का भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इससे एक भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चिंगारी सुलग गई कि हाँ, भारतीय अब इसका विरोध कर सकते हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अंग्रेज जो दमन कर रहे हैं लगातार भारतीयों का, अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब विद्रोह भारतीय भी कर सकते हैं। तो इस संग्राम ने इंग्लैंड की सरकार का ध्यान भारत में प्रशासन की ओर दिलाया, जिससे भारत को कंपनी के साथ पीछे सीधे ताज के अधीन कर दिया गया। क्या होता है उसके बाद, 1857 के बाद 1858 में क्या किया जाता है, जो कंपनी है वो डायरेक्ट किसके हाथों में चली जाती है, ताज के हाथों में। ताज का मतलब जो इंग्लैंड का प्रमुख है, रानी के हाथों में चली जाती है। उसके बाद इसके बाद से ही अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार का निर्णय लिया गया। तो अब इसके बाद ये निर्णय लिया गया, आप देखेंगे कि उसके बाद एक्ट आता है 1813 में, उसमें बताया गया, उसमें क्या बताया जाता है कि 1813 हो गया, हालांकि ये तो एक्ट में तो पहले ही बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही शिक्षा, कौन सी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार को भी बढ़ाया जाने लगा। इसके बाद ब्रिटिश संसद में भारत के एक मंत्री नियुक्त किया गया, जो भारत में प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। भारतीय
राजाओं व शासकों के साथ मित्रता संधि की गई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। इस क्रांति ने भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया और राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात अब ये पता चल गया कि भारतीय लोग विद्रोह कर सकते हैं, आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको व्यवस्थित लगभग 1-1.5 पेज में लिख देना है। अब अगला देखिए, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो इसमें प्रश्न देखे 18 नंबर, तो क्या कह रहा है, चौरी चौरा कांड घटना क्या थी और उसका परिणाम क्या हुआ। तो अब कैसे लिखना है, चौरी चौरा कांड क्या थी और उसका परिणाम क्या हुआ, कौन सा है, ये 18 नंबर है। कौन सा प्रश्न है, 18 नंबर। तो जरा देखते हैं, लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 18। कौन सा लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 18 लिखेंगे, असहयोग आंदोलन। अच्छा, ये असहयोग आंदोलन कब चला था, तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 के दशक में चला गया था। ठीक है, 1920 के दशक में चला गया था। अब जरा देखते हैं असहयोग आंदोलन कहां पर है, चौरी चौरा घटना क्या है, गोरखपुर में है। उसमें क्या किया जाता है, थाने में आग लगा दी जाती है और क्या क्या होता है थोड़ा देखते हैं, कितने उसमें पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। और उसके बाद असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या होती है, भीड़ उमड़कर आ जाती है। क्या होता है, भीड़ उमड़कर आ जाती है और उसके बाद एक थाने में आग लगा दी जाती है। क्या कर दिया जाता है, थाने में आग लगा दी जाती है। और ये जो घटना होती है 5 फरवरी 1922 की होती है। अच्छा, चूंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो वो जो भी आंदोलन चलाते थे उनका मानना था कि ये आंदोलन पूर्णतया अहिंसक होना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो जब ये होता है कि 5 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दी जाती है और उसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी इस घटना से बहुत ही हताहत हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। कब, 12 फरवरी 1922 को इस घटना को आंदोलन के हिंसक होने की परिणति समझकर आंदोलन को वापस ले लिया। अनेक नेताओं ने इस गांधी जी के इस फैसले का विरोध भी उस समय किया था। ठीक है, इसके बाद और मुकदमा भी चलाया गया, उन्हें 6 साल की सजा दी गई। अच्छा, उसके स्वास्थ्य के आधार पर क्या कर दिया गया, उसके बाद जब ये थाना चला दिया जाता है, उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें 6 साल की सजा दी जाती है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्हें फरवरी 1928 में रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 19 नंबर प्रश्न है। अच्छा, 19 नंबर प्रश्न पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, उसके बाद इसका आंसर या उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं और उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखेंगे। मेन टारगेट हमारा यही कि उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखा जाए। अगला प्रश्न कौन सा है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। अब हम लिखेंगे कैसे 19 नंबर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, 19 है। प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, 19 है। तो लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 19 है, बढ़िया से अंडरलाइन कर देंगे और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, और नंबर 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। कहाँ गया, कौन सा था, हाँ 19 नंबर। ठीक, अब देखते हैं 19 नंबर। ये नंबर 1 पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। यह तभी यह तभी हो सकता था यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ देते। क्यों, जापान के आक्रमण का जो ये कारण क्यों बढ़ रहा था, जापान क्यों आक्रमण कर देता, भय क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि आपको पता उस समय क्या चल रहा था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। तो चूंकि भारत में डर था, भय था कि क्या हो सकता है कि जापान आक्रमण भारत पर कर सकता है। क्यों, क्योंकि भारत में कौन है, अंग्रेज है, जो भारत को उस समय उपनिवेश बनाए हुए थे। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर, वर्मा अर्थात उस समय का म्यांमार, हालांकि आज म्यांमार नाम पहले बर्मा नाम था, निकल गया। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ना छोड़ा तो इस
देश के लोगों की भी वही दुर्दशा होगी जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई है। गांधी जी का विचार था, ठीक है। इसका मतलब इसलिए उन्होंने आंदोलन को जारी रखा और भारत छोड़ जाए और जापान का आक्रमण भी ना हो पाए, ठीक है। अगला नंबर 3 अगर देखें तो आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए एक और कारण यह था कि हिटलर और उनके साथियों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तान भाषा में प्रसारण कर रहे थे। ऐसा महसूस किया गया है कि भारत की रक्षा के लिए उत्साह पैदा किया जाए और ऐसा तभी हो सकता है जब देश व्यापक आंदोलन हो, अर्थात पूरा भारत देश एक व्यापक आंदोलन छोड़ दे, तभी छेड़ दे, तभी ये जो भी अंग्रेज हैं ये भारत छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार और भी चौथा विकल्प और भी लिख सकते हैं कि वर्मा अर्थात म्यांमार छोड़ने के समय हिंदुस्तान के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, उसको भारत लौटते समय अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। इसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत रोष उत्पन्न हुआ और इस वातावरण में महात्मा गांधी ने सोचा कि अब हम कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध और उससे भी संबंधित है क्योंकि अभी इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध बताए थे कि 1939 से 1945 तक चला, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में अंग्रेजों ने भारत में सब कुछ जलाने की नीति अपनाई। इस नीति से हिंदुस्तानियों को बहुत हानि हुई, कई लोगों की जमीनें नष्ट हो गई, उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया, बहुतों की रोटी छिन गई, जमीनें चीजें छिन गई, कीमतें बढ़ गई, देश में असंतोष बढ़ गया। और गांधी जी ने क्या सोचा कि अब हम आंदोलन शुरू करते, ये सही टाइम है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का, ठीक है। आया समझ में? ऐसे ही आपको लगभग कितने 2 पेज में इसका उत्तर लिख देना एकदम व्यवस्थित तरीके से। अगला प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा 20 देखा जाए तो 20 में क्या कहा गया है। 20 में अगर देखें तो 20 में बताया गया है उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों पर जोर दिया गया। तो जरा देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसमें किन आदर्शों पर जोर दिया गया और कौन सा है ये 20 नंबर है। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव कौन सा था, जो ये संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में बात कर रहा है। ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे क्या कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। तो इसके बारे में प्रस्तावना के बारे में बताया गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया और सभी नागरिकों को न्याय समानता स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। अल्पसंख्यकों पिछड़ों जनजातियों क्षेत्रों दलितों वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया और इसी को क्या कहा गया, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। कैसे लिखना है तो लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 20, फिर अंडरलाइन कर देना, एक लाइन छोड़ देना, फिर विस्तार से लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 21 नंबर। तो 21 नंबर अगर देखें प्रश्न में क्या है तो 21 नंबर कैसे आपको लिखना है। अच्छा, ये हड़प्पाई नगरों के बारे में उसमें बताना है कि कैसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से हड़प्पाई नगर बसे थे, तो उसके बारे में बताना, उसके बारे में चर्चा कर देनी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है 21 है। अब उसमें बता देना है कि हड़प्पाई नगरों की व्यवस्था वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित है। कैसे वहां पर एकदम जो घर बने थे व्यवस्थित तरीके से बने थे, वहां पर जो सड़कें बनी थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो भी सड़क घर नालियां बनी थी उनका एक निश्चित मेजरमेंट होता था और क्या होता था प्रत्येक घर से नाली निकलती थी और एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती थी। और वहां पर क्या था नालियों पूरे जितने भी घर थे उन घर के चारों ओर नाली व्यवस्थित तरीके से थी, जिससे जल निकासी की भी व्यवस्था जो है वो वैज्ञानिक तरीके से लगे, ठीक है। तो वहां यही सब जो घर की बनावट है, सड़कों की बनावट है, जो मेजरमेंट है, पानी की जो निकासी की व्यवस्था है, इन सबको देखा जाए तो एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई। अब लिखना कैसे है तो सबसे पहले लिख देंगे, फिर नंबर 1 प्रत्येक घर में पक्की ईंटें से बनी छोटी नालियां जो स्नानागारों और शौचालय से जुड़ी होती थी, इनके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचाती थी। मतलब छोटी नालियां बड़ी नाली तक ये पहुंचा देती थी। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नाले, ऐसा नहीं घरों के लिए छोटी छोटी नालियां, फिर वही मध्यम आकार वाली, फिर वो मध्यम आकार वाली जो होती थी वो बड़े नाले में जाकर जो सड़कों के साथ साथ बनी होती थी। तो ये मध्यम आकार
आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों में मिलती थी। सामान्यतः नालियां 9 इंच की 1 फुट गहरी होती थी, किंतु इससे दोगुनी भी बड़ी होती थी या हो सकती थी। नालियां पक्की ईंटों की तथा ढकी हुई होती थी, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने योग्य पत्थर लगे होते थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर नालियों को साफ किया जा सके, पत्थर हटा के साफ किया जा सके। ठीक है, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था, फिर उनके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों की ओर नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर के कम से कम एक दीवार गली से एक साथ सटा होना आवश्यक था। देख सकते हो कितने एकदम व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद बड़े नाले ईंटों से तथा तरासे गए पत्थर से बने होते थे। कुछ स्थानों में टेढ़ा मेढ़ा मार्ग अपनाने वाले नाले भी मिलते थे। इनमें से एक नाला 6 फुट का गहरा, जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। मल जल की निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आयताकार होल्डिंग बनी होती थी। नालियों के मोड़ पर तिकोनीय ईंट का प्रयोग किया जाता था। घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं अपितु बाहर रखे तथा कबाड़ दानों, डस्टबिन जिन्हें बोलते हैं, में डाला जाता था। ये एकदम व्यवस्थित तरीका पहले भी था। जल निकासी प्रणाली का विस्तार केवल नगरों तक सीमित नहीं था। इनके छोटे बस्तियों में भी इनके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निवास स्थानों का निर्माण प्राय पक्की ईंटों से किया गया था, किंतु नालियों को बनाने के लिए बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना एकदम व्यवस्थित तरीके से। कौन सा क्वेश्चन नंबर देख रहे थे? 21 देख रहे थे। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 देखना है? देखते हैं 22 नंबर। अच्छा, अब ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। तो विस्तृत उत्तरी जितने प्रश्न हैं, जैसे आपको हम बताए हैं, विस्तृत उत्तरी प्रश्न आप सभी को लिखने हैं। जैसे कितने हैं? 22, 23, 24। तो 24 प्रश्न है, अर्थात 1, 2, 3 और दो दो इसके प्रश्न है, तो 6 प्रश्न है। आपको क्या करना है, जैसे ऊपर बताया गया है, तो व्यवस्थित तरीके से आपको ये 6 प्रश्न अच्छे से लिखना है। अच्छा, ध्यान रखना, जब आप लिखेंगे तो बढ़िया सा इसके जैसे यहाँ पर उत्तर पुस्तिका पर आगे लिखना, तो लिखेंगे खंड का, उसके बाद लिखेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसे अंडरलाइन कर देंगे दूसरे स्केच से। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे स्केच से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या कौन सा है, 22 है। और 22 प्रश्न संख्या लिखने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, 22 लिख देंगे और उसके नीचे इसका उत्तर लिखेंगे। लगभग कितने में लिखेंगे? लगभग इसका उत्तर 3 पेज में लिखना है। कितने पेज में? 3 पेज में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, अथवा हम या तो ये लिखेंगे या फिर इसका भी उत्तर 3 पेज में, इसका भी उत्तर 3 पेज में, सभी का उत्तर आपको 3 3 पेज में लिख देना है। ठीक है, अब आगे देखा जाए अगला शुरू। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिए गए, तो आपको कॉपी में क्या करना है, खंड का लिख देना है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब मान लेते ये लिखना है या ये लिखना है, सपोज कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22 का अथवा। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर संख्या 22 का अथवा लिख देंगे, उसके बाद इसका उत्तर पूरा लिख देंगे। समझ में आया? अब इसके बाद ये कौन सा प्रश्न देख रहे थे? 24 तक हो गया। 25 जो प्रश्न आता है, उसमें कुछ इस प्रकार का प्रश्न आता है। 25 में क्या होता है? 25 में कुछ तिथियां दी गई होती हैं और उसमें कहा जाता है कि बताइए इन तिथियों के बारे में, लिख दीजिए कि इनमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। जैसे सबसे पहले ये अगर हम देखें यहाँ पर, कि यहाँ पर कौन सी पहली घटना 185 ईसा पूर्व है और 78 ईस्वी में, और यहाँ पर 1784 ईस्वी, 1526, 1801, 1930 है, 1942 है, 1947 है, 1949। अब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखा गया। कौन सा? खंड अंगा है और इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 25 है। अब इसके बाद आप क्या लिख देंगे? 185 ईसा पूर्व में क्या होता? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। क्या कर दी? शुंग वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद कर दिया जैसे 78 में ईसा पूर्व में क्या हुआ? शक संवत की शुरुआत हुई। और 1784 में क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। उसके बाद 1526 में, तो 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच होता है? बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। 1801 में क्या होता है? तो ब्रिटिशों ने अवध के कुछ भाग को किस आधार पर, यहां पर कौन सी संधि लागू की गई थी? सहायक संधि लागू की गई थी और अपने अधीन कर लिया था।
1930 में क्या होता, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह शुरू कर दिया। उसके बाद 42 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। उसके बाद 47 में भारत को स्वतंत्रता मिली। और 49 में क्या हुआ, 49 में होता है 26 नवंबर, अगर 1949 को देखें तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों को एकीकृत कर लिया गया, ठीक है। और अगर देखें तो भारत में संविधान सभा परिषद द्वारा अंगीकृत किया गया कुछ अनुच्छेदों को, पूर्णतः संविधान अभी लागू नहीं हो पाया था, ठीक है। अब इसके बाद मैप वाले कुछ क्वेश्चन है। जैसे मैप वाले क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कहां पर, मेसोपोटामिया हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब अगर आप मेसोपोटामिया यहाँ पर लिख देंगे, मतलब उसमें दर्शा देना है। कह रहा वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, पोरबंदर गांधीनगर में, अर्थात गुजरात में हुआ था। उसके बाद कह रहा वह स्थान जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी, कहां पर हुई थी, मेरठ उत्तर प्रदेश में, तो आप इसे उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे। कह रहा वह स्थान जहां पर शेरशाह सूरी का दरगाह है, तो कहां पर है शेरशाह सूरी का दरगाह, सासाराम बिहार में। कहां पर है, सासाराम बिहार में। उसके बाद वह स्थान जहां पर स्वतंत्र भारत की राजधानी है, कहां पर है भारत की राजधानी, दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ये भी आप क्या करेंगे, 1+1, एक का मतलब एक उत्तर लिखने के लिए, और जो एक अंक है वो सही दर्शाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इनको आप व्यवस्थित लिख देंगे। उसके बाद दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनके लिए भी वही क्वेश्चन पूछा गया, मेसोपोटामिया हो जाएगा, पोरबंदर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरठ हो जाएगा, और सासाराम हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत राजधानी आप यहाँ पर मैप में दर्शा देंगे, आपको मैप मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये जान पाए कि व्यवस्थित कॉपी कैसे लिखना है, एकदम अच्छे तरीके से आप एकदम गैप दे दे के अच्छे से स्केच का पटरी का उपयोग करके, और बढ़िया सा पेन, अच्छा अगर आप जेल पेन से लिख लेते तो जेल पेन से लिखना अच्छे से, उसे जेल पेन से एकदम व्यवस्थित। अगर देखो यहाँ पर जो कॉपी आप दिख रही लिखी गई है, ये एकदम लग रहा है कि जेल पेन से, देखो कितनी व्यवस्थित और अच्छी कॉपी लिख रही है, आकर्षक तरीके से कॉपी लग रही है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो आप बोर्ड में कॉपी लिखे वो जेल पेन से लिखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों की डिमांड थी कि कॉपी कैसे लिखी जाए सर, तो उस पर हम लेक्चर ले लिए हैं। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा बहुत जल्द। और बहुत सारे पेपर कराए गए इससे पहले, आप लोगों को सभी पेपर करने, और भी पेपर कराए जाएंगे वो भी करने हैं, ठीक है। हिस्ट्री और सिविक्स की क्लासेस जो हैं वो 6 बजे और 9 बजे चलेंगी। जिस दिन इतिहास की क्लास चलेगी उस दिन सिविक्स की नहीं चलेगी, जिस दिन सिविक्स की चलेगी उस दिन इतिहास की नहीं चलेगी। टाइम क्या है, 6 बजे और 9 बजे चलेगी, ठीक है। तो इससे पहले भी हम नागरिक शास्त्र के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे उसमें उत्तर पुस्तिका लिखी जाए, आज हम इतिहास के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मुख्यतः बोर्ड पेपर के लिए बनाया गया था कि कैसे उत्तर पुस्तिका लिखनी है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहें, जितने भी पेपर कराए जा रहे हैं पेपर को अच्छे से करते रहें। और यूपीएमएसपी के पेपर इससे पहले कराए गए वो भी व्यवस्थित तरीके से कर ले, क्योंकि अब की बार पेपर उसी पैटर्न पर, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर बनने वाला। उसमें अगर आप देखेंगे बहुविकल्पी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। अब की बार जो यूपीएमएसपी ने पेपर जारी किया उसमें बहुविकल्पी में परिवर्तन ये हुआ है कि बहुविकल्पी में मैच वाले प्रश्न रख दिया है, कथन कारण वाले प्रश्न रख दिया गया है, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे हैं कि बताइए इनमें से कौन से सही नहीं है। तो उसे थोड़ा आप ध्यान देंगे, क्योंकि अब की बार ये माना जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा ट्रेंड चल सकता है, ठीक है। तो आप उसे बहुत अच्छे से, बहुत व्यवस्थित तरीके से पहले ही देख लेंगे, जिससे वहां पर जब आप बोर्ड पेपर में जाए पेपर देने तो वहां कोई समस्या ना हो कि ये अचानक ये भयानक टाइप का प्रश्न आ गया है, इससे पहले नहीं देखें। तो आप उस टाइप के बहुत ही पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पेपर की डेट आ चुकी है, ठीक है। और आपका इतिहास का पेपर कब है, 21 फरवरी को है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें। पेपर अगर आप ऐसे लिखते अपनी उत्तर पुस्तिका पर तो मान के चलिए 99% नंबर आपके आएंगे, 97-98 नंबर आ ही जाएंगे, एकदम व्यवस्थित लिखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहें।